वेलकम बैक टू अरुणाचल डेली करंट अफेयर सीरीज। और आज हम डिस्कस करेंगे 5th एंड 6th सितंबर के कंबाइंड करंट अफेयर्स को। आज वॉइस थोड़ी सी डाउन आ सकती है आपको बिकॉज आई एम अनवेल टुडे, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करना होगा। आप लोग वॉल्यूम बढ़ा के सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पर, विच इंस्टीट्यूशन इज लीडिंग द क्रॉस बॉर्डर CBDC प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय सेंट्रल बैंक्स इन ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका। Here the options are IMF, BIS, वर्ल्ड बैंक या फिर ब्रिक्स। करेक्ट आंसर है यहाँ पर BIS। BIS क्या है? तो सबसे पहले देखिए, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट, इसी का शॉर्ट फॉर्म है BIS, जो कि एक इनोवेशन हब है और वो इस क्रॉस बॉर्डर CBDC प्रोजेक्ट को लीड कर रहा है। कहाँ कहाँ पर? ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया एंड साउथ अफ्रीका। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि CBDC प्रोजेक्ट जो है सेंट्रल बैंक्स के अंदर में जो काम कर रहा है उसमें कौन कौन से कंट्री शामिल है? तो ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, मलेशिया और साउथ अफ्रीका ये बेसिकली शामिल है। इनका मेन मोटिव क्या है? ताकि क्रॉस बॉर्डर पेमेंट ट्रायल कर सके हम सेंट्रल बैंक के डिजिटल करेंसीज के साथ, राइट? To develop prototype shared platform for cross-border transaction using multiple CBDCs, राइट? क्योंकि ग्लोबलाइजेशन में आप देखेंगे कि अगर क्रॉस बॉर्डर पेमेंट में इश्यूज आते हैं, लोगों को सही प्लेटफॉर्म नहीं मिलते हैं, तो आज के टाइम पे काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल सकती हैं। तो ये जो BIS लेड प्रोजेक्ट है ये एक्सप्लोर करेगा क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स को और किस तरीके से हम बेटर स्ट्रेंथन कर सकते हैं। इसमें काफी सारे सेंट्रल बैंक्स इंक्लूड हैं, जैसे कि चाइना, हांगकांग, थाईलैंड और UAE। इन कंट्रीज के सेंट्रल बैंक्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which country has recently developed a prototype miniature helicopter for surveillance work on future Mars mission? And here the correct answer is option B, China. चाइना ने एक प्रोटोटाइप मिनिएचर हेलीकॉप्टर बनाया है सर्विलेंस वर्क के लिए अपने फ्यूचर मार्स मिशंस के लिए, राइट? कुछ मंथ्स पहले आपको याद होगा कि चाइना ने अपना जो रोबोट है वो लैंड किया था मार्स पर, राइट? तो उस मार्स वो जो लैंड किया गया, चाइना ने अपना मिशन कंप्लीट किया मार्स पे पहुंचने का। अब उसी के सिमिलर एक्सपीरियंस में एक रोबोटिक हेलीकॉप्टर बनाएंगे ये, जो कि नासा के इनजेन्युइटी की तरह ही दिखेगा, जो कि नासा ने प्रिजर्वेंस मिशन के लिए भेजा था, राइट? तो चाइना भी अपने मिशन में ये मिनिएचर हेलीकॉप्टर यूज करने वाला है सर्विलेंस के लिए, ताकि उसे मार्स पे जो भी एक्सप्लोरेशन कर रहा है वो उसका फॉलो अप इजीली मिल सके। जैसे आप ड्रोन से किसी भी जगह का सर्विलेंस कर सकते हो, उसी तरीके से ये सर्विलेंस हेलीकॉप्टर भी मार्स पर सर्विलेंस करेगा, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हेड ऑफ कमिटी सेट अप टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग गाइडलाइंस ऑफ द जर्नलिस्ट वारफेयर स्कीम? तो इसके जो हेड है वो है अशोक टंडन जी, राइट? किस कमेटी के? जर्नलिस्ट वारफेयर स्कीम को लेकर नई गाइडलाइंस मांगी है सरकार ने। इसमें एक 12 मेंबर कमेटी का गठन किया गया है जो कि इन गाइडलाइंस को अच्छे से पढ़ेंगे, जिसके हेड होंगे अशोक टंडन। ये प्रसार भारती बोर्ड के मेंबर भी हैं। इसमें बेसिकली ये देखा जाएगा कि अभी तक जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है, ठीक है, जैसे कि मान लीजिए किसी जर्नलिस्ट, ये जो जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम है इसमें क्या होता है बेसिकली, अगर किसी की डेथ हो गई है या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उसमें जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट मिलता है उस अमाउंट को बढ़ाने की जरूरत है, ऐसा माना जा रहा है। तो कितना बढ़ाना चाहिए, क्या नॉर्म्स उसके होने चाहिए, ये सारी चीजें जर्नलिस्ट वेलफेयर स्कीम में देखी जाएंगी इस कमेटी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिटी विल होस्ट द 12th डिफेंस एक्सपो? तो 12th डिफेंस एक्सपो हेल्ड किया जा रहा है गांधीनगर, गुजरात में 10 मार्च से 13 मार्च तक हाइब्रिड फॉर्मेट में। इसका एम क्या है? आत्मनिर्भरता को अचीव करना, यानी कि इंडिया डिफेंस सेक्टर में जितना ज्यादा आत्मनिर्भर होगा उतना ही हमें इंपोर्ट कम करना पड़ेगा। और हमारा जो 5 बिलियन डिफेंस एक्सपोर्ट, $5 बिलियन का डिफेंस एक्सपोर्ट टारगेट है वो 2024 तक कंप्लीट करना है। यानी हम अभी तक जो इंपोर्ट करते थे, अब हम चाहते हैं कि हमारा डिफेंस सेक्टर इतना स्ट्रांग हो जाए कि हम उन चीजों को एक्सपोर्ट करने लगे और जो लॉस हो रहा था वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाए, राइट? तो 2024 तक टारगेट रखा गया, ये याद रखिएगा, $5 बिलियन एक्सपोर्ट बढ़ाना है डिफेंस सेक्टर में भारत को। व्हाट इज द टोटल स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स एलोकेशन मेड बाय IMF टू इंडिया? तो IMF ने इंडिया को जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स बढ़ाए हैं वो है टोटल अब 13.66 बिलियन SDRs, राइट?
एसडीआर किसके पास होते हैं? आईएमएफ यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो एसडीआर होता क्या है? एसडीआर ऐसे करेंसीज का बास्केट है जो कि आईएमएफ में एक्सेप्टेड होते हैं, और जिस कंट्री के पास जितने ज्यादा ड्राइंग राइट्स होंगे, स्पेशल ड्राइंग राइट्स होंगे जितने अमाउंट के, वो उतना पैसा आईएमएफ से ले सकता है, होल्डिंग रख सकता है। तो अब अगर इंडिया के पास टोटल होल्डिंग हो गई 13.66 बिलियन एसडीआर की, तो मतलब अब इंडिया के पास इतनी ज्यादा होल्डिंग है, इतना पैसा इंडिया ले सकता है, राइट। एसडीआर बास्केट में कौन कौन सी करेंसीज शामिल है, यानी कौन सी करेंसीज यहाँ पे एक्सेप्टेड है? वो है यूएस डॉलर, यूरो, जापानीज येन, पाउंड स्टर्लिंग एंड चाइनीज रेनमिनबी। तो जो चाइनीज रेनमिनबी है वो 2016 में लेटेस्ट इंक्लूडेड की गई थी। अगर हम बात करें आईएमएफ के बारे में, तो आईएमएफ को वर्ल्ड बैंक के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद स्टेब्लिश किया गया था। जब दुनिया भर में वर्ल्ड बैंक के जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, उसके बाद इतना इकोनॉमिक लॉस हुआ, इकोनॉमी जो है वो सडनली इतना डाउनफॉल में चली गई। तो इकोनॉमीज को रिवाइव करने के लिए डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज को हेल्प करने के लिए वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की स्थापना की गई थी, ताकि हम उन वार में हुए नुकसान को वापस से रिकंस्ट्रक्शन कर सके, रिवाइव कर सके। तो दो ऑर्गेनाइजेशन ने अपना एग्रीमेंट साइन किया ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस में यूएस में, और इन्हें हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस भी कहते हैं, क्योंकि ब्रेटन वुड्स में यही दोनों ऑर्गेनाइजेशन एमर्ज हुए थे, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ। और ये कब की बात है? 1945 में, क्योंकि आपको याद होगा कि 1944 तक वर्ल्ड वॉर सेकेंड चला था, राइट। तो IMF इज गवर्न्ड बाय एंड अकाउंटेबल टू द 189 कंट्रीज। तो ये 189 कंट्रीज हैं वर्ल्ड बैंक में और आईएमएफ में, तो यही इसके लिए अकाउंटेबल है और यही इसे गवर्न करती हैं, यही पैसा इकट्ठा करती हैं, और अगर जरूरत पड़ती है तो ये यूज भी कर सकती है, साथ ही साथ दूसरे कंट्रीज भी यहाँ से लोन ले सकते हैं, राइट। तो इंडिया ने कब ज्वाइन किया? इंडिया ने भी 1945 में ही 27 दिसंबर को आईएमएफ ज्वाइन कर लिया था, ताकि हम मॉनेटरी सिस्टम में स्टेबिलिटी ला सके, system of exchange rate and international payments that enables countries to transact with each other। तो इसमें easily एक दूसरे से ट्रांजैक्शन हो सकता है जो भी इनके acceptable currencies हैं, right? Fund mandate was updated in 2012 to include all macroeconomic and financial sector issues that bear on global stability। तो global stability पर भी बहुत ज्यादा फोकस करता है। That's why दो important रिपोर्ट है जो कि IMF के द्वारा पब्लिश की जाती हैं। याद रखना होगा आपको, एग्जाम में सीधे पूछ लिया जाता है कि ये रिपोर्ट किसके द्वारा पब्लिश की जाती है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा कौन सी है, IMF के द्वारा कौन सी है। तो ये आपको एक लिस्ट बना के रखना है, जो भी हमारे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो इंडिया के हो या इंटरनेशनल हो, राइट। तो कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जिनकी रिपोर्ट काफी ज्यादा कंपलसरी होती है, जरूरी होती है। यहाँ पे आईएमएफ की हम बात कर रहे हैं, तो दो रिपोर्ट्स हैं इसकी, एक है ग्लोबल फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट और दूसरी है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिपोर्ट होती है, और इसकी रिपोर्ट में जो बातें कही गई हैं वो भी एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है, इंडिया की रैंकिंग पूछ ली जाती है। तो आज का आपका होमवर्क यही है कि पहला आप ये देखोगे वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, दूसरा आप देखोगे वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में इंडिया की क्या पोजीशन है, राइट। नोट डाउन कर लीजिए, आप ही के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, PM Modi virtually addressed the 6th Eastern Economic Forum recently. Which country was the host of Eastern Economic Forum Summit 2021? तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है रशिया। रशिया जो है वो होस्ट कर रहा है 6th ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को, और इसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसे वर्चुअली एड्रेस किया, सारी डिसीजंस लिए कि ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम को किस तरीके से आगे ऑर्गेनाइज करना है, क्या डिसीजंस लिए जाने हैं, क्या पूरा रोड मैप तैयार करना है। इंडियन डेलीगेशन लेड बाय मिनिस्टर ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस श्री हरदीप सिंह पुरी एंड comprising leading Indian oil and gas companies are participating in this forum, right? तो यहाँ पर जो मैंने अभी पहले आपको क्वेश्चन दिया आईएमएफ वाला, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि अगर कुछ लोग भूल भी जाते हैं, नहीं भी करते हैं, तो अगर एक भी बंदा कमेंट करता है यहाँ पर तुरंत आंसर, तो सभी को पता चलेगा, राइट। सब लोग सीख सकते हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों को इसकी रैंकिंग याद हो, बहुत सारे लोगों को ये पता हो कि वर्ल्ड बैंक कौन कौन सी रिपोर्ट जारी करता है, राइट। तो आप लोग तुरंत कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 एंड द आंसर इज थर्ड। इंडिया की थर्ड रैंक है हुरून इंडिया फ्यूचर यूनिकॉर्न लिस्ट 2021 में। अब यहाँ पर यूनिकॉर्न से आप क्या समझते हैं? यूनिकॉर्न का मतलब होता है कोई भी ऐसा स्टार्टअप जिसका $1 बिलियन का वैल्यूएशन है, यानी $1 बिलियन की होल्डिंग वो रखता है, ऐसे सारे स्टार्टअप यूनिकॉर्न्स में आते हैं, राइट। अब यहाँ पर आप देखिए हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये एक लिस्ट जारी करता है 2021 में। इसने जो लिस्ट जारी की, इसमें बताया गया कि इंडिया थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम है इंडिया में, यानी कि यहाँ पर थर्ड रैंक पर इंडिया आता है कि यहाँ पर स्टार्टअप्स को सबसे अच्छा एनवायरमेंट मिलता है, फैसिलिटीज मिलती हैं और स्टार्टअप ग्रो कर सकते हैं। तो इंडिया में बेसिकली 51 यूनिकॉर्न्स है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है आपसे कि इंडिया में टोटल कितने यूनिकॉर्न्स हैं? 51 यूनिकॉर्न्स हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग, और जिलिंगो जो है वो टॉप यूनिकॉर्न में आया है इस साल की रैंकिंग में, जिसकी फंडिंग है $310। हेडक्वार्टर है इसका सिंगापुर में, ठीक है, क्योंकि स्टार्टअप है तो ये किसी भी कंट्री का हो सकता है, बट वो इंडिया में सरवाइव कर रहा है, राइट। बेंगलुरु टॉप इंडियन सिटी है जिसमें सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स के हेडक्वार्टर है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बेंगलोर में सबसे अच्छा एनवायरनमेंट है, सबसे ज्यादा हेडक्वार्टर्स हैं यूनिकॉर्न्स के, ठीक है। बेंगलुरु हैज 31 यूनिकॉर्न्स फॉलोड बाय मुंबई। सेकंड नंबर पे कौन है? मुंबई विच हैज 12 यूनिकॉर्न, ठीक है। यूएसए टॉप पर है फॉलोड बाय चाइना। तो फर्स्ट नंबर पे यूएसए, देन चाइना, थर्ड रैंक किसकी है? इंडिया की है। तो यूएसए में काफी ज्यादा यूनिकॉर्न्स यानी कि काफी ज्यादा स्टार्टअप्स हैं, 396, चाइना में 277, जबकि इंडिया में कितने हैं? 51 ओनली, राइट। Just wait a second. हाँ, तो हमने यहाँ पर समझा यूनिकॉर्न्स क्या होते हैं। यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं, ये देखिए चार्ट में आपको नजर आ रहा है टॉप 10 फ्यूचर यूनिकॉर्न्स इंडिया में कौन कौन से हैं। तो पहले नंबर पे जिलिंगो है, जैसे कि हमने बात की। उसके बाद मोबाइल प्रीमियर लीग, और इस तरीके से कंटिन्यूअसली 10 यहाँ पर दिए गए हैं, जिसमें आपने मामा अर्थ का नाम सुना होगा, मूवी विक का नाम सुना होगा, कार देखो का नाम सुना होगा, राइट। तो ये काफी ऐसे स्टार्टअप्स हैं इंडिया में जो काफी आगे बढ़ रहे हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हरविंदर सिंह हैज बिकम द फर्स्ट एवर इंडियन पैरा एथलीट टू विन अ मेडल इन डैश इवेंट एट द पैरालंपिक्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आर्चरी। आर्चरी में पहला गोल्ड मेडल आया है, हरविंदर सिंह ने जीता है 2020 पैरालंपिक्स की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ब्रॉन्ज मेडल इन्होंने जीता है इंडिविजुअल इंडिविजुअल रिकर्व ओपन में, ठीक है। कौन सा मेडल? ब्रॉन्ज मेडल, याद रखिएगा। Next question, 3 institutions from India features in top 400 list of Times World University Ranking 2022. Which university has topped the list? तो इंडिया में जो टॉप 400 टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, उसमें इंडिया के कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज आगे हैं वो हमें देखना है। दूसरा, इस रैंकिंग में टॉप किसने किया है? तो टॉप किया है यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड में। हमेशा से अपन देखते आ रहे हैं कि 6th कंसेक्यूटिव ईयर में यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड फर्स्ट रैंक पे रहा है। अगर अपन इंडिया की बात करें तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर पे है आईआईसी बैंगलोर, देन आईआईटी रोपड़ और फिर आईआईटी इंदौर। इन तीनों को काफी अच्छी रैंकिंग मिली है इस लिस्ट में। तो याद रखिएगा आईआईएससी बैंगलोर हमेशा से मतलब हमेशा से नहीं कह सकते, लेकिन आप पिछले 2-3 साल में इसकी परफॉर्मेंस जो रही है काफी अच्छी है। ऑलमोस्ट जितनी भी वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स होती है उसमें इंडिया से आईआईएससी बैंगलोर का नाम जरूर आता है। यहाँ पर जो नई चीज है वो है आईआईटी इंदौर की, क्योंकि आईआईटी इंदौर नया है और एमर्जिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच इंडियन कंपनी हैज अचीव्ड द टॉप रैंक टू विन द एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट 2021 बेस्ट अवार्ड फ्रॉम अमंग 71 ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन। तो लार्सन एंड टर्बो टेक्नोलॉजी सर्विसेज को एसोसिएशन फॉर टैलेंट डेवलपमेंट का बेस्ट अवार्ड मिला है 2021 के लिए। इसके अलावा पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को भी जो कि महारत्न सीपीएसयू है मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अंतर्गत, इसको भी बेस्ट अवार्ड मिला है। 8th पोजीशन पे ये आया है, राइट। फर्स्ट नंबर पे कौन है? लार्सन एंड टर्बो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया इज द फर्स्ट कंट्री इन एशिया टू लॉन्च अ प्लास्टिक पैक्ट टू प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी फॉर प्लास्टिक्स। The pact has by Confederation of Indian Industry in collaboration with which organization? तो ये है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इन इंडिया के द्वारा
ये पैक्ट साइन किया गया है। इंडिया पहली ऐसी कंट्री है एशिया में जिसने प्लास्टिक पैक्ट साइन किया है सर्कुलर इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी के बारे में हमने कुछ ही दिन पहले देखा था कि अगर हम कोई भी रिसोर्स को यूज कर रहे हैं, उसके बाद उसकी यूटिलिटी जानी हमने, यूटिलिटी जानने के बाद हमने उसको यूज भी कर लिया, यूज करने के बाद हम उसे फेंकने की जगह वापस से अगर रिसाइकिल करते हैं और उससे कम वेस्ट जनरेट करते हैं, हमने उसको रिसाइकिल कर दिया वापस से, तो मतलब वापस वो हमारे लिए एक रिसोर्स बन गया, तो इसे हम बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, राइट। तो प्लास्टिक पैक्ट साइन करने वाला इंडिया पहला ऐसा कंट्री बन गया है सर्कुलर सिस्टम फॉर प्लास्टिक के लिए। इसके लिए एक नया प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इंडिया प्लास्टिक पैक्ट, याद रखिएगा इंडिया प्लास्टिक पैक्ट। ये ज्वाइंट एफर्ट है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर इंडिया और कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री का, ठीक है, ताकि प्लास्टिक के होने वाले पॉल्यूशन को हम कम कर सकें। Next question, who has been appointed as Vice President of the Asian Squash Federation from India? तो एशियन स्क्वैश फेडरेशन के जो वाइस प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं वो है साइरस पोंचा, राइट, साइरस पोंचा, याद रखिएगा। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, who is the chairperson of Financial Stability and Development Council Subcommittee? And the answer is RBI गवर्नर जो है, ये फिक्स चीज है, जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल होता है इसके चेयरपर्सन हमेशा आरबीआई के गवर्नर ही होते हैं। तो आरबीआई के गवर्नर अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी। So this is all for today. Thank you so much guys and stay tuned with Ejuna.